Hello students, welcome to the Unicorn Factory classes. Myself Utkarsh Garg and I'm your science teacher. आप देख सकते हैं कि जो EPFO का एग्जाम है वो 30 नवंबर 2025 को है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा साइंस का भी रखता है वेटेज। तो हम देख सकते हैं कि ये इंडेक्स है। साइंस में तीन ब्रांच हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और हमारे पास ये सारे इंडेक्सेस टॉपिक वाइज दे रखे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो हर किसी में से 5 टॉपिक बायोलॉजी में है, देन 5 टॉपिक केमिस्ट्री में है, देन 5 टॉपिक फिजिक्स में है। ओके, तो अब साइंस को करना कैसे है, अब इसको देखते हैं। साइंस को करते वक्त मैं आपको नोट्स दूंगा जो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होंगे, बहुत प्रिस्क्राइब्स होंगे। ओके, देन आपको वो नोट्स पढ़ने हैं और ये वीडियो लेक्चर भी देखना है। ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत डिटेल में है, उन नोट्स को ये पूरी तरीके से समझाएगा। देन आफ्टर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू तकरीबन 20, 30, 40 जो भी होगा, ठीक है, आपके टॉपिक के हिसाब से, जैसे सेल का है, टिश्यू का है या इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपको सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं पहले अटेम्प्ट में। पहले नोट्स पढ़िए, फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए। ओके, देन अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, फिर से नोट्स देखिए, लेक्चर चेक कीजिए और फिर से आप उन एमसीक्यू को फिर से अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा करने से जब तक आपके 100% ठीक नहीं हो जाते हैं, इसको रिपीट कीजिए। आप यहाँ पे भले कितनी भी गलती कर लीजिए, पर एग्जाम में गलती मत कीजिएगा। ओके, तो मैं आपका साइंस पूरा कवर कराऊंगा और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा कवर होगा। ओके, तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से, दैट इज द सेल। ओके, सेल जो है एक फंडामेंटल यूनिट लाइफ है। फंडामेंटल मींस बेसिक। ये बेसिक क्यों है? क्योंकि ये तीन फंक्शन कर सकता है, दैट इज रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, पर बेसिक किस सेंस में? बेसिक है हमारा स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्शन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, STR फॉर स्ट्रक्चर, FN फॉर फंक्शन एंड REP फॉर रिप्रोडक्शन। ओके, अब ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। जितनी भी हमारे पास लाइफ है अर्थ के ऊपर, इस सबको कंपोज करता है। अब चाहे वो छोटा सा माइक्रो 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 ऑर्गेनिज्म हो या फिर बहुत बड़ी सी वेल हो। ओके, तो वेल दुनिया की सबसे बड़ी मैमल ऑर्गन है जो आपकी इसमें रहती है, ओशन में। We have the smallest bacteria to largest organisms, that is your whale। तो जितना भी है ये एक या बहुत सारे सेल से मिलके बना है। तो अगर हम सिंगल सेल की बात करें, सिंगल सेल, तो वो तो है अमीबा जैसे, अमीबा। और लार्जेस्ट की बात करें या फिर मल्टीपल सेल, वो है हमारी वेल। तो चाहे सिंगल सेल हो या बहुत बड़ी बॉडी हो, सब सेल से मिलके बने हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ओके, इसको आप चेक कर लीजिए, स्लाइड को तो हम चेंज करते हैं। अब हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कैसे कैसे माइलस्टोन आए और हमें सेल के बारे में पता चलना शुरू हुआ। ठीक है,
तो पहले हमारे पास 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा, फर्स्ट डेड सेल देखा किसके अंदर, कॉर्क टिश्यू में, और इसको नाम दिया सेल का। सेल नाम इसलिए दिया क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में जो जेल हुआ करती थी उनको सेल बोलते हैं, इंडिया में रूम बोलते हैं, वहां पे सेल बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आए ल्यू वैन हुक 1674। इन्होंने ऑब्जर्व किया फर्स्ट लिविंग सेल किसमें, पॉन्ड के वाटर में, और अपने माइक्रोस्कोप से। बहुत ही सिंपल सा माइक्रोस्कोप था जहां पे 1 से 2 लेंस लगे हुए थे और वो मैग्नीफाइंग में हेल्प करते थे। ओके, देन 1831 में आते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस जो मेन पार्ट है सेल का, जो कंट्रोल करता है पूरे सेल को, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है, बहुत सारे कंट्रोलिंग एलिमेंट होते हैं। ओके, देन आफ्टर 1838-39 से आया सेल थ्योरी यहाँ पे दो साइंटिस्ट ने दी है, एक है सेचलिडन, एक है सेचमैन। तो एक बॉटनिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है, दोनों ने मिलकर बताया कि भाई दो पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं वो सब सेल से मिलके बनी है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एवरीबॉडी मेड अप ऑफ द सेल। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल सब इसी से मिलके बने हुए हैं। फिर आते हैं 1855 में वर्चॉस, इन्होंने ऐड करा सेल थ्योरी को। इन्होंने थर्ड पॉइंट दिया, थर्ड पॉइंट में लिखा ओमनिस सेलुले ई सेलुला मींस प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी सेल्स हैं आज, जो भी आप सेल देखते हो वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने हैं या वहां से जर्मिनेट हुए हैं। ओके, तो ये सेल्स पुराने सेल्स से आए हैं। ये क्यों है, इस सेल्स की हम क्यों बात कर रहे हैं, हम टिश्यूज की बात क्यों नहीं कर रहे, हम ऑर्गन्स की बात क्यों नहीं कर रहे, हम सेल से छोटे की क्यों नहीं बात कर रहे। अगर मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो हमारे पास पहले एक इंडिविजुअल बॉडी है, देन फिर ऑर्गन सिस्टम है, देन ऑर्गन है, देन सेल्स, सॉरी, देन हमारे पास टिश्यू है। टिश्यू, देन सेल, देन सेल ऑर्गेनल। ओके, पहले हमारे पास इंडिविजुअल बॉडी है, फिर ऑर्गन सिस्टम्स है, फिर ऑर्गन्स है, देन टिश्यूज है, देन सेल है, देन सेल ऑर्गेनल्स है। इससे छोटे भी होते हैं, एटम हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया। तो हमने सिर्फ सेल को ही क्यों बोला है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इन सब साइंटिस्ट ने सेल की डिस्कवरी क्यों कर रहे हैं, सेल के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सेल ये तीनों फंक्शन कर सकता है, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्शन। टिश्यूज भी बनाता है, टिश्यूज भी सारे फंक्शन करता है, लेकिन बेसिक कौन करेगा, सेल से। इनके नीचे आएंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पावर हाउस है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है और ये जो है एटीपी बनाता है लेकिन ये अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसको किसी और की जरूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक नहीं बना पा रहा, इसे खुद को रिवाइव करने के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही है। लेकिन सेल अपने आप में इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, इसलिए हमने सेल को बोला है फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, एक बार देख लीजिए आप। यहाँ पे दो तरह के सेल हैं हमारे पास, टू टाइप्स ऑफ द सेल। फर्स्ट वी हैव द प्रोकार्योट्स, देन वी हैव द यूकार्योट्स। ओके,
तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कार्योट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत ओल्ड फैशनेबल है, जिसके पास फीचर्स नहीं है, कोई एडवांसमेंट नहीं है ना, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती है वैसे ही यहाँ भी एडवांसमेंट चाहिए, पर इसके पास कुछ है नहीं एडवांस के लिए। तो ये क्या रहेगा हमारा प्रोकार्योटिक सेल, इट इज द प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्यों है? एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, मींस कोई सेल ऑर्गेनल्स है और उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन है, तो वो भी एब्सेंट है, इसलिए इसे कहते हैं प्रोकार्योटिक सेल। एग्जाम्पल क्या जाएगा? बैक्टीरिया, आर्किया। और ये इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है, ज्यादा चीजें नहीं है, पर बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक ही सेल को सारा फंक्शन करना पड़ रहा है, तो बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके अपोजिट में हमारे पास है यूकारियोट। यू मीन्स एडवांस, कार्योट मीन्स अगेन न्यूक्लियस। तो एक ऐसा सेल जिसके पास बहुत सारे फीचर्स है, एडवांस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी है। ओके, तो यू मीन्स एडवांस और कार्योट मीन्स न्यूक्लियस। जैसे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, और जो सेल ऑर्गेनल्स है जिनकी ऊपर लेयर होती है वो भी प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। यहां दोनों चीज एब्सेंट है, यहां दोनों चीज प्रेजेंट है। अब इसके एग्जांपल क्या है? एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, प्लस आप लिख सकते हैं फंजाई सेल्स, प्लस आप लिख सकते हैं प्रोटिस्टा। तो कैटेगरी होती है सेल्स की, है ना। पहले आता है बैक्टीरिया, जिसमें हम मोनेरा बोल देते हैं, देन प्रोटिस्टा आता है, देन फंजाई आता है, देन प्लांट आता है, देन एनिमल आता है। तो ये 5 किंगडम होते हैं जिसके बेसिस पे ये करे जाते हैं क्लासिफाइड। तो आप देख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियर प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स, बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus है, ये हम सब एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ओके, देन एग्जाम्पल क्या? प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा, जिसने आपको अभी बताया। देन मोर कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्व लेटर, स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिहेवियर थोड़ा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे ना डिवीजन ऑफ लेबर है कि भाई ये इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, तो बहुत सिंपल चलता है। प्रोकार्योट में क्या है, एक ही सेल को सारा काम करना है, तो थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है बिहेवियर वाइज। ओके, तो स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम इसको चेंज करते हैं। यस, अब है हमारे पास सेलुलर डाइवर्सिटी, मींस जो भी बॉडी में सेल्स हैं वो डाइवर्सिटी कैसे शो करते हैं, बेसिस ऑन द फंक्शन, कि उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो जो सेलुलर डाइवर्सिटी है इस डिपेंड ऑन द, बेस्ड ऑन फंक्शन, इनका फंक्शन क्या है, बेस्ड ऑन फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन क्या है इनका। तो प्राइमरी फंक्शन के बेसिस पे हमारे पास 4 तरह की मॉडिफिकेशन होती है सेल में। पहली है एपिथेलियल, दूसरी है मसल्स, तीसरी है कनेक्टिव टिश्यू, एंड चौथा है न्यूरॉन्स, जो पूरे हमारे न्यूरॉन्स ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को कांटेक्ट करके
सबको जोड़ के रखती है। ओके, तो एक बाय एक पढ़ते हैं। फर्स्ट वी हैव द एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स का काम है प्रोटेक्टिव बैरियर्स कवरिंग द बॉडी। तो पहला काम है कवरिंग द बॉडी, देन ये प्रोटेक्ट करेगी। तो ये जितनी भी मेरी स्किन है सब मेरी कवरिंग भी कर रही है और प्रोटेक्शन भी कर रही है। वैसे ही जब चीक की तरफ जाएंगे, ये जो पार्ट है चीक वाला, ये भी कवरिंग कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। ओके, तो इससे मॉडिफिकेशन होती रहती है। जैसे अंदर की तरफ मॉइस्ट होना जरूरी है, बाहर की तरफ ड्राई रहती है। तो इसको ड्राई रखना है तो उसका मॉडिफिकेशन है, और अंदर मॉइस्ट रखना है तो स्लैवरी ग्लैंड्स हमेशा कुछ ना कुछ सिक्रीट करती रहेंगी, वो मॉइस्ट रहेगी। जो हमारा बकल कैविटी है वो कभी भी सूखा नहीं होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस है अगेंस्ट द पैथोजेंस एंड एनवायरमेंटल डैमेज। ओके, पैथोजेंस जो बैक्टीरिया है, जो भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं, उससे हमको बचाने की कोशिश करती है, और प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर से हमको बचाने की कोशिश करती है, जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। जैसे ज़्यादा धूप है, ज़्यादा गर्मी है, या फिर ज़्यादा विंटर का टाइम आ गया, पानी ज़्यादा हो गया, कुछ भी हो सकता है। जितने मौसम होते हैं सबसे बचाने की कोशिश करती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द मसल सेल्स। मसल सेल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड द मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे मेरा हाथ है, ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स के बेसिस पे मैं इसको अपने विल के हिसाब से मूव कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं सो रहा हूँ और मेरी सांसें चल रही हों तो वो इनवॉल्यूंटरी है। आप कभी अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं करते, है ना, वो अपने आप चलती रहती हैं। हम रात में सोते हैं तब भी चलती रहती हैं। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट चलता रहता है इसमें, और ये प्रोटीन के बेसिस पे एक दूसरे से फोर्स और मोशन में कांटेक्ट करते रहते हैं। क्योंकि मसल्स हैं तो हमारे पास प्रोटीन भी होगा। फाइन, नाउ थर्ड थर्ड वी हैव द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग एक्सटेंशन होती हैं रैपिड इम्पल्स कंडक्शन के लिए, ताकि वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सके फंक्शन को। जैसे किसी ने मुझे पिन चुभाई तो मैं तुरंत अपना हाथ पीछे कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं जो मुझे इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे ब्रेन तक, और ब्रेन में एनालाइज करेंगे कि भाई पेन हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट से दूर हो जाओ। फिर एक रेस्पॉन्स जाएगा और रेस्पॉन्स मुझसे कहेगा कि अपना हाथ पीछे कर लो। तो इसे कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्व सेल्स। तो ये सेल्स जो है मॉडिफाइड करते रहते हैं। पर एक जाइगोट होता है बॉडी में और वो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करता रहता है। देन वी हैव द फोर्थ वन इज कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव सेल्स। तो इसमें ब्लड है। हमने देखा ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यूनिटी बढ़ाना, पैथोजन से लड़ना, और प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ओके, सो ब्लड क्लॉटिंग, इम्यूनिटी एंड ऑक्सीजन कैरियर। तो आपने देखा यहाँ पे मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को करता है। तो सेल इस तरीके से मेजर 4 मॉडिफिकेशन शो करते हैं। ठीक है, स्लाइड चेक कर लीजिए, उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं। अब आता है सेल के मेन पार्ट। तो सेल के मेन 3 पार्ट है। फर्स्ट द सेल मेम्ब्रेन, देन द न्यूक्लियस, देन द साइटोप्लाज्म। तो मैं आपको एक छोटा सा एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये सपोज कीजिए सेल है, नहीं नहीं इसको नहीं लेते, रुकिए। हम्म, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो ये जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग, दिस नोन एज सेल मेम्ब्रेन।
जो अंदर का पार्ट है, जो फ्लूइड पानी जैसा है, इसे कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। और जो ये अंदर गोल गोल सा है, जो सेंटर पार्ट है, जिसको हमने कहा कि ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। ओके, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। अब साइटो का मतलब होता है सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। इसका मतलब जो सेल का फ्लूइड है उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। सेम जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होगा उसे कहेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहां पर इसके पास फ्लूइड होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी है। ये सब फिर से वापस आएंगे, हम बस अभी एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं सिंपल सा। तो पहला है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, फिर दूसरा है साइटोप्लाज्म, और तीसरा है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में भी हमारे पास दो चीज आती हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल। साइटोसोल्स एंड सेल ऑर्गेनल, तो सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, ये सारी चीजें आती हैं सेल ऑर्गेनल्स में। और साइटोसोल्स जो पानी है, जो यूनिवर्सल वाटर सॉल्वेंट है, वो यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं पहला, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम सीएम भी बोल देंगे या फिर पीएम भी बोल देंगे। पीएम से मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, क्योंकि हाँ ये प्लाज्मा को कवर करके रखता है, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को कवर कर रखता है, इसलिए इसको साइटो सीएम मींस सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन डिस्क्राइब बाय द फ्लूइड मोसेक मॉडल, सिंगर निकोलसन 1972। फ्लूइड मोसेक मॉडल, फ्लूइड का मतलब वो चीज जो रिजिड नहीं है, फ्लूइड है। ओके, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मोसेक का मतलब होता है पैटर्न, तो कुछ पैटर्न ऐसा बना रहा है वो जो पूरा सेम है, पूरे सेल मेम्ब्रेन में सेम पैटर्न चल रहा है, सेम केमिकल कंपोजिशन है। एक मॉडल तैयार किया था किसने, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में। तो उसके बेसिस पे ही फ्लूइड मोसेक मॉडल नाम रखा गया। ये किससे मिलके बना हुआ है, फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। इसमें जो मेन चीज है वो है आपके फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोप्रोटीन। जब प्रोटीन के आगे फॉस्फोरस का एलिमेंट लग जाता है उसे कहते हैं फॉस्फोप्रोटीन। सेम विद द लिपिड, लिपिड के आगे जब फॉस्फोरस एलिमेंट लग जाता है उसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर मैं इसे थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं तो मुझे प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन इस तरह की सैंडविच दिखेगी। तो दो प्रोटीन के बीच में दो लिपिड है, दो प्रोटीन के बीच में दो लिपिड है। जैसे मैंने ब्रेड लगा दिया और दो आलू की टिक्की हो गई, या फिर मैकडी का बर्गर हो गया, तो दो बन ऊपर नीचे, और मैक महाराजा टाइप का सा दो आलू की टिक्की लग गई। तो आलू की टिक्की यहाँ पे लिपिड हो जाएगी, और जो ब्रेड थी यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगी। ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यहां से यहां तक पूरा कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल। ओके, rather than the rigid membrane provide the fluidity, protein float like the pieces in the mosaic। तो ये रिजिड नहीं होगा, ये क्या होगा, फ्लूइड होगा। ओके, फ्लो करेगा ताकि कोई चीज अंदर इजीली भी आ सके और बाहर इजीली भी जा सके। ओके, अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। दिस इज फीचर्स। पहला है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, मींस जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है सिलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्ट करेगा पहले इस चीज को कि किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं। कोई टॉक्सिक मॉलिक्यूल तो नहीं है, यूजफुल एलिमेंट तो है, फूड ही तो है, पानी ही तो है ना, तभी उसको सेल के अंदर आने देगा। सपोज कीजिएगा कोई टॉक्सिक मटेरियल हुआ तो सेल तो मर जाएगा। इसलिए बहुत सिलेक्टिवली चीजों को सिलेक्ट करता है और
उसको सेल के अंदर आने देता है, इसलिए इसका नाम है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। ओके, फीचर्स क्या है? सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो कंट्रोल मॉलिक्यूल्स एंट्री एंड मेंटेन सेलुलर होमियोस्टेटिस। होमियोस्टेटिस से मतलब क्या है? जैसे हमारा घर होता है उसमें हम सारी एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वैसे ही ये है कि सेल के अंदर की जितनी भी केमिकल एक्टिविटी है, जितना भी ग्लूकोज बन रहा है, टूट रहा है, एटीपी आ रही है, जा रही है, पानी आ रहा है, जा रहा है, एटीपी के वजह से जो और चीजें चल रही हैं उसके आसपास, उसको हम कहते हैं होमियोस्टेटिस, और ये इसको जिंदा रखने की कोशिश करता है। जैसे हमारे सारे ऑर्गन्स हमें जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, हमारा हार्ट पंप करता रहता है ताकि हम जिंदा रहें, वैसे ही होमियोस्टेटिस पूरी एक्टिविटी के लिए। सो इट इज द एक्टिविटी। दूसरा फीचर्स ये फंक्शन है हमारे पास सेल प्रोटेक्शन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर रखता है, सेपरेट करके रखता है, बैरियर बना के रखता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेल प्रोटेक्शन। ओके, दूसरा जो नेक्स्ट है वो है शेप मेंटेनेंस। ये सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है, स्पेशली इन द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में चलो सेल वॉल है जो खुद ही डेड मटेरियल है, पर यहाँ पे क्या है? एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। आपको ये याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन क्या लिविंग है। ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग, और सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग, क्योंकि ये फ्लूइड है, इसमें प्रोटीन है, इसमें लिपिड है, और ये मूव करता रहता है। ओके, तो मेंटेन द सेल स्ट्रक्चर स्पेशली द इंपॉर्टेंट इन द एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल को मैं CW से लिखूंगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए स्लाइड को देख लीजिए, फिर मैं चेंज करता हूँ। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें अगर ये लिविंग है तो इसमें चीजें आएंगी जाएंगी, तो आने जाने का जो रास्ता है किस तरीके का? ये दो तरीके का है, एक है पैसिव, एक है एक्टिव। पैसिव में एनर्जी नहीं लगती, एक्टिव में एनर्जी लगती है। तो एक छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आपका दो तरीके से है, एक है पैसिव, एक है एक्टिव। यहाँ नो एनर्जी, यह एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, पर यहाँ एनर्जी लगेगी इन फॉर्म ऑफ द एटीपी। ओके, फिर आता है ये हाई टू लो कंसंट्रेशन जाता है। हाई टू लो इजी है, जिसके पास ज्यादा है वो कम वालों को दे सकता है ना, इसलिए इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं लगती। लेकिन यहाँ लो टू हाई जाता है। लो टू हाई कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से मतलब है कितना मटेरियल हमें प्रेजेंट है। अब मैं इसको आपको एक पहाड़ से ग्रेविटी से समझाता हूँ। मैं एक पहाड़ है और यहाँ कार है, इस कार को नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी लगेगी इसकी। लो टू हाई, हाइट पे जाना है तो लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ एनर्जी लगेगी। लेकिन जब वापस आ रहा होगा तो क्या होगा? हाइट जो ऊपर है, ये हाइट नीचे है, तो आराम से आ जाएगा। अगर स्विच इंजन भी ऑफ कर देगा तब भी ये आता रहेगा। यहाँ पे एनर्जी इतनी लगेगी नहीं, इतना पेट्रोल लगेगा नहीं। ओके, तो ये हो जाएगा हाई टू लो एंड इज द लो टू हाई। तो इसके अंदर, पैसिव के अंदर दो तरीके के टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज द डिफ्यूजन एंड सेकंड इज द ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में इतना अंतर है कि ये सॉलिड लिक्विड गैस के लिए होता है, तीनों के लिए होता है। सॉलिड लिक्विड गैस, कोई सॉलिड पार्टिकल है, कोई गैस पार्टिकल है, कोई लिक्विड पार्टिकल है, तो डिफ्यूजन सब में हो जाएगा। ओके, जैसे गैस के हिसाब से बात करें तो ऑक्सीजन अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी, है ना। सॉलिड की बात करें तो फूड अंदर जाएगा, और जो आपका फीकल मैटर है वो बाहर चला जाएगा। लिक्विड की बात करें तो पानी अंदर आना चाहिए, बाकी चीजें बाहर चली जाएंगी। लेकिन ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट के लिए होता है, दैट इज वाटर।
तो ये डिमार्केशन आपको याद रखनी है कि डिफ्यूजन किसके लिए है और ऑस्मोसिस किसके लिए है। तो पैसिव मूवमेंट रिक्वायर्ड नो एनर्जी, ऑस्मोसिस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो सकती है लंग्स में। ऑस्मोसिस की बात करें तो वाटर मूवमेंट है अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एक नई चीज आ गई है आपके लिए फिर से, SPM। पहले हमने पढ़ा था सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है हाफ, परमेबल मींस किसी चीज को आने देना, ठीक है। मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन हो गई, तो सेमी मतलब हाफ, तो ये आधी चीज को आने देगा आधी चीज को नहीं आने देगा। तो ये आधी चीज किसको आने दे रहा है, सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को नहीं। सॉल्वेंट आजा, सॉल्यूट मत आ, ठीक है। तो ये हेल्प करता है किसमें, प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब सपोज कीजिए ऐसा पौधा जहां पे नमक का पानी बहुत ज्यादा हो, तो नमक तो लेगा नहीं। अगर नमक जड़ में चली गई तो जड़ खराब हो जाएगी, तो वो ऑस्मोसिस से पानी लेने की कोशिश करता है और सॉल्यूट को बाहर छोड़ने की कोशिश करता है। ओके, ज्यादा नमक होगा तो फिर जड़ मर ही जाएगी। अब आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो हमने ये वाला पढ़ा था। इसमें एनर्जी की भी जरूरत है और ये लो टू हाई जाता है। तो मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मींस लो टू हाई, ये यूज करता है एटीपी। अच्छा, वन मोर थिंग, जो ऑस्मोसिस है ना, ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गई ऑस्मोसिस। एक होता है घर में आरओ। आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को उल्टा कर दो। तो अगर ऑस्मोसिस एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी नहीं लगेगी और ये हाई टू लो जाएगा, तो आरओ में जस्ट उल्टा हो जाएगा, आरओ में एनर्जी लगेगी। और ये लो टू हाई जाएगा, लो टू हाई कंसेंट्रेशन, कम सामान से ज्यादा सामान की तरफ। ओके, तो यहां पे आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन भी पूरा होता है। आप स्लाइड देख लीजिए फिर चेंज करते हैं। हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक थी सेल मेम्ब्रेन, वो तो लिविंग थी। अब आती है सेल वॉल, जो है नॉन लिविंग, जीवन नहीं है इसके अंदर, नॉन लिविंग। रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो डेड सेल था। तो फिर देखा क्या डेड सेल में, अगर किसी जानवर की डेड बॉडी हो तो धीरे धीरे गल जाती है, खत्म हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो फिर प्लांट की डेड बॉडी क्यों नहीं डिकम्पोज होती, क्योंकि प्लांट के जो सेल होते हैं उसके ऊपर होती है सेल वॉल। ये अगर प्लांट का सेल है तो इसके ऊपर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ग्रीन से कर देते हैं ताकि कुछ इजी हो जाएगा बताने में। सेल वॉल, ये होती है सेल वॉल। ये प्लांट में सेलुलोज की बनती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकिन की बनती है, और फंजाई में काइटिन या चिटिन। वो इंग्लिश वर्ड का थोड़ा इश्यू हो जाता है, या तो ब्रिटिश हो जाएगा या फिर अमेरिकन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप काइटिन या चिटिन कुछ ही बोल सकते हो। तो ये जो होती है डेड होती है, जिसकी वजह से ये सालों साल रहती है। इसलिए जब रॉबर्ट हुक ने वाइन की बोतल का जो ऊपर का कॉर्क होता है उसकी सेल को निकाला तो उसको ये दिखाई दिया, और उनको ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। जिसको उन्होंने सेल बोला। अंदर का सारा सामान मर चुका है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो, चाहे सेल ऑर्गेनेल्स हो, सब कुछ खत्म। अब बचे हैं सिर्फ सेल वॉल और इसके अंदर है खाली जगह। ओके, तो प्लांट में मिलेगा, फंजाई में मिलेगा और बैक्टीरिया में मिलेगा, पर एनिमल्स में तो एब्सेंट है। क्या देता है ये, स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है। जैसे यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट दिया है, वैसे ही स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है। गेटिंग द पॉइंट।
अब ये सेलुलोज बना है किसमें, प्लांट में, काइटिन है किसमें, फंजाई में, और पेप्टिडोग्लाइकन है बैक्टीरिया में। तो पेप्टिडो आप कैसे पढ़ेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन, दो वर्ड है, पेप्टिडोग्लाइकन, तो पढ़ना आसान हो जाएगा। कुछ वर्ड होते हैं जो हार्ड होते हैं, बट हम क्या करें, बायोलॉजी में तो ऐसे ही वर्ड आते हैं। हाँ, लेकिन हमने तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो ये मल्टीपल वाइटल फंक्शन करते हैं। अब उनकी फंक्शन पढ़ते हैं क्या क्या होता है। तो पहला फंक्शन है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जैसे बताया कि भाई ये तो सपोर्ट देते हैं, ये सेल को सपोर्ट देते हैं। तो प्रोवाइड द रिजिडिटी, सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी, सेल वॉल दे रही है रिजिडिटी, ये शेप मेंटेन करेगा, और ये प्रोटेक्शन भी देगा अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज। जो भी मैकेनिकल डैमेज होते हैं, सपोज करो एगिटेशन हो गया, सेल को हमने एगिगेट कर दिया, तो ये इसको हेल्प करेंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन है ऑस्मोटिक प्रोटेक्शन। जैसे आपको बताया कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्यूट बाहर रह जाएगा, इससे कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है। होता क्या है, जैसे हमने रात में किशमिश भिगोई पानी के अंदर, किशमिश सुबह तक फूल जाती है। अब किशमिश के सेल फटे ना, है ना, पानी फिर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, तो अभी तो सेल मर जाएंगे। ताकि प्लांट का सेल मरे ना, तो ये ऑस्मोटिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से इसको बचाता है, और प्रोवाइड करता है मेंटेन द टर्जिडिटी। जैसे अगर ये सेल है, पानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये फूल जाएगा, जब फूलेगा तो फटने के चांसेस हैं। बट नाउ वी हैव द सेल वॉल, हमारे पास क्या है, सेल वॉल है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सेल वॉल इसको फटने से बचा देंगे, क्योंकि सेल वॉल ना पतली नहीं होती है, सेल वॉल अच्छी खासी मोटी होती है। और जैसे सेल मैच्योर होने लगता है ना, दो तीन सेल वॉल की लेयर आ जाती है, इसके ऊपर ये सेल वॉल की लेयर, ये लेयर, ये लेयर, इस तरीके से आने लगती है। जब सेल छोटा होता है तो एक ही लेयर होती है, लेकिन जब सेल मैच्योर हो जाता है तो तीन चार लेयर हो जाती है, तो ये बचाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। नहीं, ये होता है फ्री परमिएबल। तो जो सेल वॉल है वो सिलेक्टिव परमिएबल नहीं है, वो फ्री परमिएबल है। मींस ये किसी चीज को रोक टोक नहीं करता, जो भी आ रहा है आने तो देख लेंगे बाद में। तो होता क्या है, अगर मैं एक अच्छा सा डायग्राम बनाऊं, ये हमारे पास सेल है, मैं हेक्सागोनल में बना रहा हूँ, आप कैसे भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये हमारे अंदर है सेल मेम्ब्रेन, और आज ब्लू है, पानी पानी पानी, ले लिया हमने पानी। तो पानी के साथ साथ, पानी यहां तक तो आएगा ही, साथ में कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, यहाँ पे आ गए पार्टिकल, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, फ्री परमिएबल। लेकिन लेकिन हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल, तो ये नहीं आने देगा किसी को, ये तो किसी को अंदर आने नहीं देगा। सेल वॉल तो आने देगा, तो सेल वॉल है हमारी फ्री परमिएबल, पर सेल मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव परमिएबल। तो इसमें मिनरल्स, प्लाज्मोडेस्माटा भी होता है जो दो सेल को कनेक्ट करके रखता है। जैसे अगर ये सेल है और एक ये सेल है, तो इन दोनों के बीच में एक खाली जगह होती है, इन दोनों के बीच में एक खाली जगह होती है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा यहां से सामान को यहां भेजने में हेल्प करता है। ओके, तो एक बार स्लाइड चेक कर लीजिए, उसके बाद हम चेंज करते हैं स्लाइड को। हाँ जी, अब हमारा स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर का पार्ट। तो हमने सेल मेम्ब्रेन तो कर ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट सेम। ओके, पहला पार्ट डन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म में होते हैं साइटोसोल्स या फिर सेल ऑर्गेनल्स। तो हमारे पास अब सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं इसको ईआर बोलूंगा, ओके, ईआर शॉर्ट फॉर्म में। और ये सेलुलर हाईवे है। सेलुलर हाईवे क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल आता जाता रहता है। जैसे हाईवे पे जो ट्रक होते हैं वो रॉ मटेरियल लेके जाते हैं फैक्ट्री की तरफ, ऐसे ही यहाँ पे ये क्या हाईवे की तरह काम करता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फैक्ट्री की तरफ लेके जाते हैं तो इसका मतलब सेल के पास फैक्ट्री भी है कुछ, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, ईआर। ईआर क्या है, किसने पहले दिया ये? केथ पोर्टर 1954। केथ पोर्टर 1954 में इन्होंने डिस्कवर किया और इसका नाम ईआर रखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये नेटवर्क बनाता है सेल के अंदर, ये नेटवर्क बनाता है। अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं, तो ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। ओके, इस न्यूक्लियस के बराबर से एंडोप्लाज्मिक निकलते रहते हैं। फाइन। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे गोल गोल छोटे छोटे अंगूर जैसे राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स आ जाएंगे तो हम इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे राइबोसोम्स नहीं है, जहां पे राइबोसोम्स नहीं है जैसे ये वाला, इसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ वर्ड आ गया, ओहो, स्मूथ वर्ड आ गया। और यहाँ पे आपका रफ आ गया। ओके, तो जो स्मूथ होता है ये लिपिड बनाता है और जो रफ होता है वो प्रोटीन बनाता है। और दोनों ही रॉ मटेरियल है, प्रोटीन और लिपिड दोनों ही रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल यहाँ पे तैयार होकर कहीं और जाएंगे, इसलिए इसको हाईवे बोलते हैं। तब देखेंगे आर ई आर के बारे में बोलना है, ये स्टंड विद द राइबोसोम्स मींस यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस प्रोटीन सिंथेसिस होता है और पैकेजिंग होती है। प्लस एग्जांपल दे रखा है डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे पैनक्रियाटिक सेल्स। पैनक्रियाटिक सेल्स में डाइजेशन के कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन अगर बनाना है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होना बहुत जरूरी है। तो पैनक्रियास जो हमारे पेट के जस्ट एक नीचे वाला पार्ट होता है ना, उसको हम पैनक्रियास बोलते हैं। अब बात करते हैं स्मूथ का। अगर हम स्मूथ की बात करें तो ये राइबोसोम्स नहीं है, लिपिड बनाएगा, स्टेरॉइड बनाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। अगर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि ये जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिक आ गया है उसको कैप्चर करके बाहर निकाल देगा, तो ये लिवर का फंक्शन है। और लिवर के अंदर बहुत सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दैट इज द SER। ओके, तो यहाँ पे आपका एक सेल ऑर्गेनल्स पूरा हुआ। अब आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाई है। तो ER इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो आप एक बार स्लाइड देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। देखिए ना, राइबोसोम्स आ गए हो, है ना? लेकिन राइबोसोम्स के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन लेस। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मेम्ब्रेन थी, पर इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये प्रोटीन का एक मास का टुकड़ा होता है कि आप कह सकते हो बहुत सारे प्रोटीन इकट्ठे हो गए हैं और वो बस इकट्ठे हो गए हैं, उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं आई है। तो ये बस ऐसे ये इकट्ठे हो गए हैं प्रोटीन, बट कोई लेयर नहीं आई है। ओके,
तो राइबोसोम सेलुलर मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। इनका निकनेम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, फैक्ट्री है प्रोटीन की। और इनका जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, वो है आपका आरएनए। आरएनए मींस वी हैव द राइबोसोमल आरएनए। तो आरएनए की जो फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे बॉडी के अंदर डीएनए है, आपके अंदर भी डीएनए है, पर इससे पहले इवोल्यूशन ने क्या किया, इसको बनाया था आरएनए। गेटिंग द पॉइंट? सबसे पहले आया था आरएनए, उसके बाद बनाया डीएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए है। अब इसके कुछ फीचर्स या फंक्शन पढ़ेंगे। लोकेशन क्या है इसकी? भाई ये बहुत ही ज्यादा फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, मिलते रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी हैं, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और द क्लोरोप्लास्ट। जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ये फिर से आगे आएंगे, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए अगर आपके पास नोट्स हैं और आप लेक्चर देख रहे हो, तभी आप लिंक कर पाओगे। सिर्फ नोट्स से आप नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ वीडियो लेक्चर से आप जो है रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो दोनों की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और बार बार एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि रिटेन करने के लिए आपको एमसीक्यू जरूर चाहिए, है ना। अपनी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल तक बढ़ाने के लिए आपको एमसीक्यू हर % सॉल्व करने पड़ेंगे, और बार बार सॉल्व करने पड़ेंगे जब तक वो सही ना हो। चलिए वापस आते हैं, मोटिवेशन दे दिया काफी। अब आता है साइज डिफरेंस। तो हमने प्रोकार्योट देखा था और यूकार्योट देखा था ना। प्रोकार्योट में होते हैं 70S राइबोसोम, और यूकार्योटिक में होते हैं 80S राइबोसोम। ये प्रोटीन की सब यूनिट के नाम होते हैं, जैसे अलग अलग नाम होते हैं ना हर किसी के, ये नाम है। हल्का सा फंक्शन में डिफरेंस है, लेकिन ईपीएफओ के लेवल पे आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो बस 70S एंड 80S विल बी द इनफ। प्रोकार्योट हैज द 70S and यूकार्योट हैज द 80S। तो आपको एमसीक्यू में बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, डिटेल्स में नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट फीचर्स क्या है? इवोल्यूशनरी एविडेंस, कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये 70S मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को फॉलो करते हैं। अब ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या है, थोड़ा डिटेल में है, पर इतना भी नहीं कि आपको कंफ्यूज हो जाए। तो सिंपल सी बात ये है, आपको प्रोकार्योट यूकार्योट पता है, राइट। नेचर में बहुत टाइम पहले हमारे पास था यूकार्योट सेल, और एक था हमारे पास प्रोकार्योट सेल। यूकार्योट ने प्रोकार्योट को खा लिया, ईट। यूकार्योट ने प्रोकार्योट को खा लिया। अब हुआ ये कि यूकार्योट ने प्रोकार्योट को पूरी से डाइजेस्ट नहीं करा, प्रोकार्योट ने इसको एटीपी बना के दी और ग्लूकोज बना के दिया। तो फिर यूकार्योट ने इसको पूरी तरह से नहीं खाया, कहा कि ठीक है तुम मेरे को एटीपी दे देते रहो, ग्लूकोज देते रहो, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तो एटीपी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ग्लूकोज कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट। और ये तो भाई सिर्फ प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल, और ये दोनों में होता है, बोथ सेल। तो इसी को कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। इसी को कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। ओके, एक बार देख लीजिए, फिर स्लाइड चेंज करते हैं। वाओ, यस, वाओ। गोल्जी अपैरेटस बहुत सारे फंक्शन करता है। अगर गोल्जी ना हो तो सेल मेम्ब्रेन ना बने, अगर गोल्जी ना हो तो लाइसोसोम्स ना बने, अगर गोल्जी ना हो तो आपका खाना ना पचे, अगर गोल्जी ना हो तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया भी ना बने, अगर गोल्जी ना हो तो क्लोरोप्लास्ट भी ना बने। इसलिए गोल्जी अपैरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है,
लेकिन इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। इतने सारे फंक्शन कर रहा है, तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या कर रहा है, इसको किसने डिस्कवर किया, कब किया। तो इसको डिस्कवर किया कैमिलियो गॉल्जी ने 1898 में। हम्म और इसके अंदर स्टैक्स होते हैं, स्टैक्स ऑफ द फ्लैटन स्टैक, जिसे हम क्रिस्टर्नी भी कहते हैं। प्लांट के अंदर इसको हम डिप्टियोसोम्स बोलते हैं। तो फ्लैट सैक क्रिस्टर्नी ये क्या है, ये कुछ इस तरह से है। इसे कहते हैं क्रिस्टर्नी। डिप्टियोसोम्स क्या है वो देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह से होता है। डिक्टियोसोम जहां पे दो ब्रांचेस आ जाती है। ओके, अब इसके जो है फंक्शंस क्या है। तो पहला हमारा है पैकेजिंग एंड द शिपिंग सेंटर, पर इससे पैकेजिंग नहीं है। होता क्या है कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीजें बनकर आ रही है ना, प्रोटीन लिपिड, वो यहाँ पे स्टोर होती हैं, फिर वो मॉडिफाइड होती हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। ओके, तो ये स्टोर है एंड मॉडिफिकेशन है किसका, लिपिड का और प्रोटीन का। रिसीव प्रोटीन फ्रॉम ईआर एंड मॉडिफाइड देम फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो रॉ मटेरियल आ रहा था ना, हाईवे से ट्रक लेकर आ रहा था, अभी वो फैक्ट्री में जाएगा या एजेंसीज में जाएगा, वहां पे मॉडिफाइड होगा सबके हिसाब से कि जिसकी जो डिमांड है उसके हिसाब से वो मॉडिफाइड होगा। तो पहले स्टोर करेंगे ना वेयर हाउस में, फिर मॉडिफाइड करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, पहले मॉडिफाई करके इसके ऊपर कवर चढ़ाएंगे। सपोज करो कि आपका घर दिल्ली में है, तो दिल्ली की तरफ पैकेजिंग जाएगी, उस पर लेबलिंग हो जाएगी एड्रेस। अगर आपका घर जयपुर में है तो जयपुर के हिसाब से पैकिंग होगी, उस पर जो एड्रेस वो लगेगा, और फिर ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग जगह पे होगा। सो वी हैव द स्टोरेज, देन मॉडिफिकेशन, देन पैकेजिंग एंड द ट्रांसपोर्ट। ओके, फिर आता है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन, वैक्यूल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ईआर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सबकी मेम्ब्रेन को बनाने का ठेका किसके पास है, इन भाई साहब के पास। तो ठेकेदार भी है ये। ओके, तो फॉर्म द लाइसोसोम्स एंड कंट्रीब्यूट टू द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो मींस तो लिविंग हो गया, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। सेल वॉल सिंथेसिस, ओ भाई ये तो बड़ा काम कर रहा है यार, ये तो कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। तो प्लांट को सेल वॉल भी दे रहा है, जिसकी वजह से वो ऑस्मोटिक प्रेशर को झेल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो शेप झेल पा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्री परमीबल भी आ पा रहा है, जिसकी वजह से रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर सेल वॉल देखी थी, जिसकी वजह से सेलुलोज की भी सेल वॉल होती है, काइटिन की भी सेल वॉल होती है, पैक्टिन की भी सेल वॉल होती है, और हेमिनोज की भी सेल वॉल होती है। बहुत काम की चीज है ये। अगर मैं सेल के अंदर से जरा से भी गोल्जी अपैरेटस हटा दूं तो फंक्शन खराब होना शुरू हो जाएगा, सेल सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन बन नहीं पाएगी। तो आप इसको देख लीजिए स्लाइड को, फिर हम इसको रिमूव करते हैं। हाँ जी, अब कुछ सर्वेंट की बात कर लेते हैं। घर के सर्वेंट हैं ये, या ये कहो कि घर को साफ रखने का काम इनका है। जो लाइसोसोम्स है वो सेलुलर क्लीन अप क्रू है। क्रू जैसे एरोप्लेन वगैरह में क्रू मेंबर होते हैं ना, जो आपको चॉकलेट लेकर आते हैं, आपको पानी लेकर आते हैं, टॉवल लेकर आते हैं, और आपका ख्याल रखते हैं एरोप्लेन में, तो क्रू मेंबर। वैसे ही सेल के अंदर लाइसोसोम्स क्या है, एक तरह से क्रू मेंबर, या सोसाइटल बैग भी नाम है इनका। तो देखिए ना कितना कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ क्रू मेंबर कह रहे हैं, दूसरी तरफ सोसाइटल बैग कह रहे हैं, क्योंकि इसके फंक्शन ही ऐसे है ना। हम किसी का नाम किस बेसिस पे रखते हैं, उसके फंक्शन पे, उसके बिहेवियर के बेसिस पे। कोई लंबा है ए लंबू, कोई छोटा है ए छोटू, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे आते हैं
डिस्कवर किसने किया है? क्रिश्चियन टी डुवे, 1955। लाइसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड, तो गोल्जी भी मेम्ब्रेन बाउंड था, और ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके पास पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम जो किसी चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर देंगे, ठीक है, और ये सेल के डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं, हेल्प इन द सेल डाइजेस्टिव सिस्टम, और वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज का भी काम करते हैं, जो भी चीज वेस्ट है उसको बाहर निकालते, हेल्प कर लेते हैं। जिससे क्या होगा, सपोज करो ये सेल है और ये लाइसोम्स है, तो इसके अंदर वेस्ट चीज आती रहेगी, ओके, और इसके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं, कौन से एंजाइम्स? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ओके, तो चीज इकट्ठी करता रहता है। असली कुछ फीचर्स हैं कि इंटरसेलुलर डाइजेशन, फीचर्स कह लो या फंक्शन कह लो, तो ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, लिपिड को भी तोड़ता है। तो यहाँ पे एस वर्ड आ रहा है, एस का मतलब होता है एंजाइम, जहां भी आपको एस वर्ड आ जाए वो सब आपका एंजाइम होता है। आपको बिना सोचे समझे कहना है कि भाई ये तो एंजाइम है, यहाँ पे एस आ गया तो प्रोटीन एस हो जाएगा, डीएनए एस हो जाएगा, आरएनए एस हो जाएगा, तो बहुत सारे एस होते हैं, आपके पेट में भी बहुत सारे एस होते हैं, तभी फूड डाइजेस्ट होता है। न्यूक्लिक एस हो गया, लिपिड एस हो गया। सेलुलर सुसाइड भी करता है, सुसाइड क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं हम सुसाइडल बैक। सपोज कीजिए कि कोई सेल है और सेल में कोई डिसीज लग गई, अब वो डिसीज पूरे में ना फैल जाए तो सेल का अपना मैकेनिज्म होता है कि वो फट जाता है, ये फट जाएगा, और इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं सब सेल को मारना शुरू कर देंगे, तो अपने ही सेल को मारने की कोशिश करता है ताकि और सेल को बचा सके बीमारी से, है ना। ये भी बहुत यूनिक फंक्शन है। तो देखिए ना, नेचर हमको किस तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, इतनी छोटी छोटी चीजें। So, role in destroying or damage cell through the autolysis. Auto means self. Auto means self or lysis. Getting the point? During the disease or the aging. ठीक है, स्लाइड को देख लीजिए आप, फिर चेंज करते हैं। अजो 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 अजो, कहाँ करेंगे सर? यहाँ करते हैं, देख लो उसको। हाँ जी, अब आ गया हमारे पास, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। लास्टेड, अरे लास्टेड, प्लांट सेल स्पेशलिस्ट, प्लांट सेल स्पेशलिस्ट की बात कर रहा है ये। अर्नस्ट हैकल ने 1866 में इसको डिफाइन किया था, और ये बहुत यूनिक ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलता है, और ये सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर है। सेमी मींस हाफ, ऑटोनोमस मींस कंट्रोल, तो अपने ऊपर ये आधे से ज्यादा कंट्रोल कर पाता है ना। सेमी ऑटोनोमस कंटेनर ऑफ द ओन डीएनए, इसके पास अपना डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी है, और अपना कंट्रोल भी है। तो लेकिन ये हाफ है, ऐसे नहीं कि ये पूरा कंट्रोल कर पाएगा, ये हाफ। तो अगर यहाँ पे ये प्लास्टिड है, और इसका अपना डीएनए होता है, यहाँ पे ग्रेना होंगे जिसके अंदर थाइलोक्लोराइड प्रेजेंट होता है या फिर क्लोरोफिल। अगर मैं इसको और मैग्नीफाई करूं उसको, तो ये थाइलेक्लोइड, और इस लेयर के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो ये तो आपका है प्लास्टिड, ओके, ये है आपका प्लास्टिड। तो हम देख लेते हैं कि प्लास्टिड क्या है, कितने तरह के हैं। तो ये तो प्लास्टिड का एक रफली डायग्राम हो गया जो ऑल ओवर सब में प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के केस में। प्लांट सेल, पहला टाइप है क्लोरोप्लास्ट।
जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे हम क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये एक ग्रीन प्लास्टिड है कंटेनिंग द क्लोरोफिल सर्विंग द एज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द इंटरनल ग्रेना एंड स्ट्रोमा स्ट्रक्चर। मींस ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहां फोटोसिंथेसिस होगी, यहां फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाएगी। तो सनलाइट लेगा, सनलाइट CO2 लेगा, वाटर लेगा और बनाएगा C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज। आपका खाना तैयार है। अब बस ये पत्तियों में जाएगा, ये जड़ों में जाएगा, ये स्टेम में जाएगा, ये फलों में जाएगा और फिर वो कट कटा के आपकी टेबल तक आने के लिए इंतजार करेंगे। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। कलर्ड प्लास्टिड है, सेब लाल है, आम कैसा है, येलो है, पालक हरा है, और गुआवा ग्रीन है। चलो ठीक है, ग्रीन है। तो इनको रंग देता कौन है? गुलाब को लाल ही कौन देता है? गुलाब कई तरह के होते हैं, हालांकि येलो गुलाब भी होता है। येलो कौन बना रहा है? तो ये बनाते हैं क्रोमोप्लास्ट। इनमें कलर्ड होता है, तो येलो है, ऑरेंज है, रेड पिगमेंट है। बीटरूट, चुकंदर, कहां से आएगा इतना लाल रंग? बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये टाइप्स हैं प्लास्टिड के, ये तो टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, बेरंग है, पर काम के हैं। क्यों? क्योंकि चीजों को स्टोर करता है। ये फूड को स्टोर करता है। ये तो बना रहा है, ये कलर दे रहा है, और ये फूड को स्टोर करता है। तो कैसे कैसे? अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट स्टार को स्टोर करता है। तो जो आपका आलू है, स्टार्च ही तो है, तो वो वहां कहाँ प्रेजेंट होता है वो स्टार्च? वी हैव द ल्यूकोप्लास्ट। और किसके अंदर? प्लास्टिड के अंदर। और ये किसमें है? प्लांट सेल के अंदर है। देन इलियोप्लास्ट फैट, जो ऑयल सीड्स होते हैं, मस्टर्ड है, तो उसमें तेल कहां से आता है? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके अंदर तेल भरा रहता है। कोलू का बैल चलता रहता है और तेल निकलता रहता है। फिर है एल्यूरोप्लास्ट, प्रोटीन। प्रोटीन फूड चाहिए जिम के लिए, तो कहां से आएगा? ये कौन बनाएगा? ल्यूकोप्लास्ट बनाएगा। ओके, प्लांट बेस्ड प्रोटीन यहां से आता है। इसको देख लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। लीजिए, क्लोरोप्लास्ट थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है क्योंकि थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस करता है और ये पावर हाउसेस के लिए प्रेजेंट होता है। मींस अगर ये ना हो तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ये एटीपी को स्टोर करता है एज केमिकल बॉन्ड। ये पावर हाउस नहीं है, पर ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करके एटीपी को बाउंड कर रहा है ताकि पावर हाउस में जाके टूट सके। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाके फूड टूटता है और आपको खाने में के बाद एटीपी मिलती है। तो ग्रीन ऑर्गेनल्स है और रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, ये क्या करेगा? कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। जो भी लाइट एनर्जी जैसे दिखाया था पहले स्लाइड में कि सनलाइट लेगा, वाटर लेगा, CO2 लेगा, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो ग्लूकोज के जो इतने बॉन्ड बने हुए हैं ना, C6H12O6, बॉन्ड 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 बॉन्ड, नॉट जेम्स बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। तो क्यों है? क्योंकि कन्वर्ट कर देता है। ओके, जैसे देखा हमने सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ये कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन है इसका बाई प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल है ऑक्सीजन इसका। हमारा वेस्ट क्या है? CO2, इनका वेस्ट क्या है? O2। थैंक गॉड हमारा वेस्ट सेम मैच नहीं कर रहा, अदरवाइज क्या होता? ये CO2 छोड़ रहे होती तो हम O2 कहां से लेते हैं? ये O2 छोड़ते हैं तब जाके हम ले पाते हैं। तो बी थैंकफुल टू द प्लांट। ओके, अब क्या है कि डबल मेम्ब्रेन है। जैसे पुरानी स्लाइड में दिखाया मैंने, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेन है। दिस इज आउटर
and this is inner membrane. Outer membrane and inner membrane. Protected by inner and the outer membrane, controlling the molecular transport. और ये molecular transport में help करते हैं. कोई चीज अंदर जा रही है, कोई चीज बाहर जा रही है, इसको ये कंट्रोल करेंगे. ओके. फिर आता है ग्रेना स्ट्रक्चर. जैसे हमने देखा कि छोटे छोटे से ग्रेना होते हैं. तो ये एक जो कहलाएगी थाइलेक्लॉइड. थाइलेक्लॉइड. और पूरा क्या कहलाएगा? ग्रेना. और अंदर जो पानी है, जैसे हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, हमने न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा था, अब क्लोरोप्लास्ट का भी तो जो पानी होगा, तो इसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? स्ट्रोमा मैट्रिक्स. स्ट्रोमा मैट्रिक्स. ओके, क्लियर है? थोड़ा डिटेल में पढ़ा क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना? तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड करने वाले हैं, इसको देख लीजिए जब तक आप. तो सेल ऑर्गेनल्स हमने काफी कर लिए. अब साइटोप्लाज्म को हम एक तरीके से होलिस्टिक व्यू में देख रहे हैं कि कैसे होता है. द सेलुलर मीडियम. तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेलुलर मीडियम है क्योंकि इसके पास है फ्लूइड, मींस सॉल्वेंट. और इस सॉल्वेंट में सारे केमिकल रिएक्शन होती हैं. हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड पढ़ा था, होम्योस्टैटिस पढ़ा था ना. तो होम्योस्टैटिस क्या होता है? सारी एक्टिविटी होंगी उस घर के अंदर, उस सेल के अंदर सारी एक्टिविटी होंगी तो हमें होम्योस्टैटिस बोल देंगे. ऐसे ही यहाँ पे सारी एक्टिविटी वर्क होती है. ठीक है. सेमी फ्लूइड है मैट्रिक्स, स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. मैंने जो स्टार्टिंग में आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था रफ सा, है ना? डायनेमिक इन्वायरमेंट है और मीडियम है काउंटेड फॉर सेलुलर प्रोसेस. बहुत सारी सेलुलर प्रोसेस इसमें चलती रहती है ताकि सेलुलर लाइफ को हम मेंटेन कर सकें. तो कंपोजिशन क्या है वो देख लेते हैं. किस चीज से बना है? वाटर है, एंजाइम है, आयंस है, ऑर्गेनल्स है, स्टोरेज इंक्लूजन है, जेल लाइक मैट्रिक्स है. और ये एक मेटाबॉलिक हब है. जैसे टेक हब होता है बैंगलोर, यूपीएससी हब होता है योर करोलबाग, मुखर्जी नगर. ठीक है, ऐसे ये है मेटाबॉलिक हब. तो सर एज अ प्राइमरी साइट फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड द बायोकेमिकल प्रोसेस. सारी बायोकेमिकल प्रोसेस यहाँ होना शुरू होती हैं. चाहे वो डीएनए जब बाहर निकल कर आता है आरएनए के साथ तो उसमें प्रोटीन बनना शुरू होता है. चाहे ग्लूकोज आया है उसको तोड़ने का काम इसका होता है. चाहे कुछ और एक्टिविटी चल रही है तो यहाँ पे होगी. चाहे किसी को मारना है तो लाइसोसोम उसको मार डालेगा. कैसे? अपने सारे एंजाइम रिलीज करके उसको हमेशा के लिए सुला देगा. तो अब आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, चाहे डिफ्यूजन हो, चाहे सस्पेंशन प्रोवाइड पार्टिकल्स हो, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, ये सब इसी में होती है. तो साइटोप्लाज्म में एक क्या? साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स. साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स. तो सोल आपका ये मीडियम हो जाएगा. स्लाइड को देख लीजिए एक बार. अब आया है दुनिया का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स, जो बहुत जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए. मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, और मैं लगातार बोले जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया. थैंक यू. तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम स्टार्ट करते हैं. ये है सेलुलर पावर हाउस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन, या फिर मैं कहूंगा लिबरेशन. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है ना, और वहां पे केमिकल बॉन्डिंग बन जाती है. तो उस केमिकल बॉन्डिंग में एनर्जी होती है, और जब वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स इसके पास आता है तो इसे तोड़ देता है.
तो बॉन्ड से निकलती एनर्जी 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 एनर्जी, दैट इज एटीपी 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 एटीपी, दैट्स व्हाई इट इज द पावर हाउस पावर हाउस पावर हाउस पावर हाउस, known as the powerhouse of the cell. Mitochondria are the primary site for the ATP production through aerobic respiration. Aerobic का मतलब होता है जहां ऑक्सीजन जाएगा जाएगा। ये भी डबल मेम्ब्रेन है। तो अभी तक आपने दो डबल मेम्ब्रेन पढ़े हैं, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, देन वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मैं डायग्राम सिंपल से बनाऊं, देखो वास्ते ये रहा, ये एक मेम्ब्रेन बाहर वाली है, ये अंदर वाली है, फिर इसमें चीजें घूम रही हैं। अगर मैं छोटा सा डायग्राम बना भी दूं इसका, तो ये ऐसे होगा। इसके पास अपना डीएनए है, राइबोसोम्स है और लिक्विड है, लिक्विड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। डीएनए है, ये है सेमी ऑटोनोमस, ये कुछ कंट्रोल अपना खुद कर सकता है, इसके पास अपना डीएनए है, तो रेप्लिकेशन का काम कर सकता है, क्योंकि देखो एटीपी बना रहा है तो भाई इसके पास कुछ तो पावर देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि स्टेट को कोई पावर ना दो, सेंटर के पास पावर रहे और सारे काम सेंटर करते रहे, नहीं। अगर आपको स्टेट से काम करवाना है, कुछ तो पावर देनी पड़ेगी, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट को भी हमने पावर दी है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, और इसको भी हमने पावर दी है विद द हेल्प ऑफ द डीएनए। और बाकी आप जानते हैं एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी की, ये बाई चांस बच गए थे क्योंकि इन्होंने एटीपी देना शुरू कर दिया, इन्होंने ग्लूकोज देना शुरू कर दिया, तो यूकारियोट ने पूरी तरीके से नहीं खाया, क्योंकि चलो ठीक है आप हमारी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। वैसे कहते हैं एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट हो जाती है। तो स्ट्रक्चर क्या है, डबल मेम्ब्रेन सिंथेसिस है, आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है क्रिस्टे में, जैसे आपने देखा ये क्रिस्टे है। मैट्रिक्स कंटेन डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स, इसके पास अपने एंजाइम्स भी है, राइबोसोम्स भी है और डीएनए भी है। फंक्शन, फंक्शन क्या है, साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, जो भी आपने खाना खाया था तोड़ना है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो एरोबिक नहीं होगा, वो एनएरोबिक होगा। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, या फिर ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, ब्रेक किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो फिर जब खाना टूट जाएगा तो एटीपी बनेगी, इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होती है, यहाँ प्रेजेंट होती रहती है, वो यहाँ होती रहती है, यहाँ से एटीपी निकलती रहती है। क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता रहता है, सेमी ऑटोनोमस रिप्रोडक्शन है, मींस अपने आप को रेप्लिकेट थोड़ा बहुत कर सकता है। क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल का मतलब होता है जो भी ग्लूकोज आया था ना, आपने खाना खा लिया टेस्टी टेस्टी, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगा, अब वो वहां पर टूटना शुरू होगा। जैसे ग्लूकोज था C6H12O6, तो ये दो पार्ट में टूटेगा, C3 वाले पार्ट में, अगर ये C6 है C3 + C3 ओके। तो स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम चेंज करते हैं। हाँ जी, मैं जो बार बार बोले जा रहा हूँ एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी, ये वही है। कितनी बार रिपीट कर दिया इसको मैंने, फिर से बता देते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ म्यूचुअल रिलेशन है, कि आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। तो हम भी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर है ना, आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हम आपको और ध्यान से पढ़ाएंगे।
और डेडिकेशन से पढ़ाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और आप अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे सही से तो हम कैसे एनालाइज करेंगे आपको ना। फिर से ये एक्सप्लेन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट किस तरह से प्रोकार्योट सेल से यूकार्योट सेल के अंदर आ गए। तो बताया था ना कि यूकार्योट ने प्रोकार्योट को खा लिया था, अब बाई चांस ये बच गई। तो पहले ये क्या थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब थे प्रोकार्योट। यूकार्योट ने खा लिया, तो कैसे बच गए, कैसे इनका काम हुआ, ये सब ये बताता है। तो रिलेशन कैसा हो गया, परमानेंट हो गया कि दोनों ऑर्गेनिम्स बेनिफिट पाने लगे एक दूसरे से। तो एंशिएंट प्रोकार्योट, पुराने प्रोकार्योट थे जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे, है ना, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस ये कर सकते थे। फिर यूकार्योट ने इनको खा लिया, अर्ली यूकार्योट ने इनको खा लिया। फिर क्या हुआ, म्यूचुअल बेनिफिट हुआ दोनों के बीच में, और यूकार्योट ने इनको प्रोटेक्शन दी। यूकार्योट ने इनको प्रोटेक्शन दी। यूकार्योट ने कहा कि भाई चलो ठीक है, तुम मेरे को खाना बना के दे रहे हो, एटीपी बना के दे रहे हो, तो मैं तुमको खाऊंगा नहीं, तुम मेरे साथ रहो। और ये अंडरस्टैंडिंग परमानेंट हो गई। अब इसमें कोई हेराफेरी नहीं होगी। मेरे अंदर, आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्लस माइटोकॉन्ड्रिया है। गेटिंग द पॉइंट। देन परमानेंट इंटीग्रेशन हो गया। आज ये रिश्ता कबूल करें। तो रिलेशन बिकम द एसेंशियल क्रिएटिंग द मॉडर्न ऑर्गेनल्स, और इस तरीके से इसने मॉडर्न ऑर्गेनल्स को बना दिया। तो एक बार इसको देख लीजिए, हम भी चेंज करते हैं स्लाइड। ओहो लो जी, जो सेल को कंट्रोल करता है आज हम उसे कंट्रोल कर लेंगे बाय द नॉलेज, वो है हमारा न्यूक्लियस। तो वी हैव डन सेल मेम्ब्रेन पहला पार्ट, वी हैव डन साइटोप्लाज्म दूसरा पार्ट, अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस द कंट्रोल सेंटर, सबका कंट्रोल न्यूक्लियस करेगा। इसको 1831 में किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको कहा और इसको बोला कमांडर सेंटर। इनके पास है जेनेटिक मटेरियल और ये सारे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है और ये यूकारियोट का फीचर है। जैसे होता है ना यूकारियोट, यू मींस एडवांस, कार्योट मींस न्यूक्लियस, तो वी हैव द यूकारियोट। अब हम देखेंगे कि अगर ये न्यूक्लियस है तो देखो ये छोटी मोटी सी लेयर दिख रही है आपको, एक है आउटर मेम्ब्रेन, एक है इनर मेम्ब्रेन। इसके पास में डीएनए भी प्रेजेंट होता है, कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप मींस मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर, डबल मेम्ब्रेन है। और इनके बीच में न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं ताकि ये सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट कर सके किसका, आरएनए, प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स का। तो मैं अगर इसको सही ढंग से बनाऊं, और अब देख लीजिए डायग्राम एक बार फिर से। ओहो हमें ब्लैक लेना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो रहा है। हम्म हमारे पास ये है सेल और ये है न्यूक्लियस जो डबल मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, यहाँ डीएनए आ जाएगा जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, और यहाँ न्यूक्लियोलस आ जाएगा, और ये छोटी छोटी जो जगह है इसे आ जाएंगी पोर। ओके, तो आप देख सकते हैं रफ डायग्राम में ये। तो ये पोर आ जाते हैं। क्रोमेटिन, तो यहाँ पे जो धागा है डीएनए वाला इसे कहते हैं क्रोमेटिन। ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पानी जो होगा उसे कहेंगे हम न्यूक्लियोप्लाज्म। जेल लाइक स्ट्रक्चर मैट्रिक्स कंटेन डिसॉल्व आयंस, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए, आरएनए, यहाँ पे सब प्रेजेंट। ओके, फिर डीएनए कॉम्प्लेक्स विद द स्टोन्स प्रोटीन, हिस्टोन्स। ओके,
यूक्रोमेटिन एक्टिव एंड द हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव। होता क्या है, डीएनए के अंदर जो 2 मीटर लंबा क्रोमेटिन है ना, ये पूरा एक्टिव नहीं है। जो एक्टिव है उसे कहते हैं हम यूक्रोमेटिन, और जो कम एक्टिव है उसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। एक्टिवनेस डिपेंड करेगी कितना फंक्शन वो कर सकता है। ओके, तो ये स्लाइड देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। अब आता है न्यूक्लियर कंपोनेंट्स इन डिटेल्स। तो पहला है मतलब क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन एंड द क्रोमोसोम। तो क्रोमेटिन हमारा 2 मीटर लंबा फाइबर होता है, जब बीच में से कट जाता है डिवाइड करते समय तो ये क्रोमोसोम बन जाता है। तो एक तरीके से ये है हमारा क्रोमेटिन, और ये बीच में इसमें से टूट जाएगा और डिवाइड करके बनाएगा क्रोमोसोम, एक्स बॉडी। दिस इज योर एक्स बॉडी क्रोमोसोम। क्रोमो मीन्स कलर बॉडी। एक्चुअली साइंटिस्ट ने इसको ना उसके हिसाब से दिखा था कि पहले स्टेन करेंगे तभी दिखेगा ना ब्लू कलर का। ये कलर बॉडी है ये आराम से दिख जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जो क्रोमेटिन है ये हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा हुआ है। जो ये 2 मीटर लंबा है ना, ये ऐसे करके ऐसे लिपटा हुआ है हिस्टोन प्रोटीन से। ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, और ये है क्रोमेटिन। तो इंसानों में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो 23 पेयर होते हैं। यूक्रोमेटिन लाइट स्टेन होता है, मीन्स अगर आप उसको स्टेन करोगे किसी सैफरिन से बहुत लाइट होगा, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ओपन है, ये थोड़ा ओपन है, एक्टिव भी है। इसके अपोजिट जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो थोड़ा डेंस है, कम एक्टिव है, और ये स्टेन भी बहुत कम लेता है। हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टेन इनएक्टिव। फॉर्म क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस होता है मियोसिस। तो जब क्रोमेटिन के टाइम पे क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा तो बनाएगा क्रोमोसोम, और वापस ये फिर से क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सेल डिवाइड करता है तभी ये क्रोमोसोम बनाता है। ओके, अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? जो सेल था इसके अंदर न्यूक्लियस था, इसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियोलस था। डिस्कवर किसने किया? फेलिक फॉन्टेना 1774 में। एक डेंस रीजन है, और रेस्पॉन्सिबल किस चीज का है? राइबोसोमल आरएनए। मींस आरएनए को बनाने के लिए ये जिम्मेदार है। आरएनए को बनाने के लिए ये जिम्मेदार है। और क्या करता है ये? असेंबल, प्रोड्यूस आरएनए और असेंबल देम। असेंबल बनाता है, जैसे 70S हो गया फॉर प्रोकारियोट एंड 80S हो गया फॉर द यूकारियोट। कंट्रोल करता है प्रोटीन की सिंथेसिस को, और गायब हो जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब हम सेल डिवीजन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो न्यूक्लियर गायब हो जाता है, क्योंकि क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। और जैसे ही वापस जाता है फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। ओके, इसको देख लीजिए, फिर स्लाइड चेंज करते हैं। अब आता है न्यूक्लियर का फंक्शन, कि क्या फंक्शन है इसका। भाई पहला फंक्शन तो जेनेटिक स्टोरेज, कि ये डीएनए को, क्रोमेटिन को, क्रोमोसोम को स्टोर करके रखता है। ओके, तो ये किसका घर है? डीएनए का ये घर है। यहाँ डीएनए रहेगा और इसके अंदर सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपकी रहेंगी, जो सेलुलर फंक्शन और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। और ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती रहती है, ताकि इंफॉर्मेशन सेम जाए, तो बहुत एक्यूरेट जानी चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है। दूसरा क्या है कि सेलुलर कंट्रोल है ये, मींस ये रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन करता है और सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जीन्स एक्सप्रेशन तो होता क्या है, ये डीएनए है, डीएनए बनाएगा आरएनए,
आरएनए और बनाएगा प्रोटीन। तो प्रोटीन होगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, एक्सप्रेस। जैसे आपकी हाइट क्या है, लंबी है, या आपकी हाइट छोटी है, तो क्यों है? डीएनए में कुछ इंफॉर्मेशन थी, वो आरएनए में आई, फिर प्रोटीन में आई। जब प्रोटीन आया तो आप बड़े हो गए या छोटे रह गए, है ना? तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में काउंट करते हैं कि डीएनए आरएनए बनाया, आरएनए अपने को प्रोटीन बनाया, इसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। और जीन एक्सप्रेशन में ये है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और ये है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, और पूरा कहलाएगा जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। थर्ड इज द सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड कर रहा होगा माइटोसिस या म्यूसिस के टाइम पे, तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल को चेक करता है कि पेरेंट्स से डॉटर या ऑफस्प्रिंग या बच्चों की तरफ आराम से और सही से एक्यूरेट डीएनए जाए। ऐसा ना हो कि एक डीएनए कम गया, उसके अंदर एक डीएनए ज्यादा आ गया, मसला खड़ा हो जाए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरा कंट्रोल इसके पास होता है। तो देख लीजिए, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं, हमारा ये सेल टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, आपने भी बहुत धैर्य लिया इसको पढ़ने के लिए। इसको दोबारा आपको रिपीट करना है, लेक्चर जो भी रिकॉर्डेड है बार बार देखें, अपने नोट्स चेक करें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, और ये करते रहें जब तक आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते हैं, है ना? तो कुछ क्विक रिवीजन करते हैं। वी हैव द क्विक रिवीजन। भाई सेल मेम्ब्रेन क्या है? फ्लूइड मोसेक मॉडल है, सिलेक्टिव प्रिमेबल मेम्ब्रेन है, अब कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट को। ये ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। ओके, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा, ईआर, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है या लिपिड, तो एसईआर है तो लिपिड, आरईआर है तो प्रोटीन। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनल्स फंक्शन किसके लिए है, राइबोसोम से जो प्रोटीन बनाता है, गोल्जी है जो पैकेज करता है, लाइसोसोम से डाइजेस्ट करता है। गोल्जी का काम थोड़ा याद रखना आप, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट। एनर्जी प्रोडक्शन कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में केमिकल बॉन्ड के थ्रू एनर्जी, केमिकल बॉन्ड के थ्रू एनर्जी बंध जाती है और यहां माइटोकॉन्ड्रिया से तोड़ देता है। जेनेटिक कंट्रोल क्या है? न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जो सेलुलर की एक्टिविटी को और सेल के डिवीजन को कंट्रोल करके रखता है। तो इस तरीके से हमने जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था बायोलॉजी का हमने देखा, है ना? द इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ द बायोलॉजी, इसमें सेल का बहुत बड़ा रोल है। तो ये चैप्टर आपके लिए यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट लेकर आता है। नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे और आप उसको, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स देखिए, फिर लेक्चर देखिए, जो नोट्स को पूरा डिटेल कर रखा है, फिर एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। इससे आप इजीली ईपीएफओ का एग्जाम को क्लियर कर पाए। ओके, इसको देख लीजिए आप, और मैं यहाँ पे बंद करता हूँ।